जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है अभी भारतीय राज्य व्यवस्था मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमारा आज 12 एक्सरसाइज होगा। नीति निर्देशक तत्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एट फर्स्ट कुछ फैक्ट समझ लो नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ये आपके संविधान के भाग 4 में दिया गया है और ये 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक। इसके आगे जो 51 का क आता है उसमें आपका मूल कर्तव्य दिया गया है, जो रसिया से लिया गया है, यूएसएसआर से। ओके। और ये जो आपका नीति निर्देशक तत्व है ये लिया गया है आयरलैंड से। ये क्यों लिया गया है? राज्य के कल्याणकारी अवधारणा के विकास के लिए। इस लाइन को याद करो, राज्य के कल्याणकारी अवधारणा के विकास के लिए लिया गया है। आपके ऑप्शन में यही लाइन आएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहे। और मैथ पढ़ने के लिए आप सर्च करोगे अध्ययन केंद्र मैथ, वहाँ आपको मिल जाएगा। और मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? इसका मैंने जिक्र किया था, आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। यहाँ से आपके लिए एक प्रश्न, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? क्योंकि वो 11 नंबर एक्सरसाइज जो था उसमें हम पढ़े हुए थे मूल अधिकार। तो मूल अधिकार के बारे में आप लोग क्या जानते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये आता है भाग 4 में। भाग 4 में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आया है? तो यह है 36 से 51 तक। 36 से 51 तक। इस तीनों प्रश्न को एक लाइन में फिर से रिपीट कर लो। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व भाग 3 अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो कौन से देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों का प्रतिबिंब बताता है? यह है आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य का नीति निर्देशक तत्व मीन्स उनका क्या उद्देश्य था कि जब हमारा देश थोड़ा डेवलप करेगा तो हमारा राज्य कैसा होना चाहिए, वो इसमें लिखा गया है। ओके, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? तो इसमें आर्थिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत सभी निहित है। मीन्स आंसर क्या बनेगा आपका? डी, उपयुक्त सभी सही है। फिर से रिपीट कर लो, नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत सब कुछ निहित है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। ओके, तो दोनों में से कुछ भी हो, आपको ये कल्याणकारी राज्य जो है इस शब्द को याद करो, क्योंकि प्रश्न में आपके ऑप्शन में यही मिलेगा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है, क्योंकि ये किस में है? नीति निर्देशक तत्व में है। और नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में क्यों ऐड किया गया? ताकि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा या कल्याणकारी राज्य विकसित किया जा सके। तो इस सेंटेंस को याद रखो, बहुत बार पूछा जाता है। 7वां प्रश्न है हमारा, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। फिर से रिपीट कर लो, नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। साथ ही याद रखना, इसी प्रश्न में अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो आपके ऑप्शन में रहेगा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, तो आपको उस पर टिक करना होगा। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो ये किनके द्वारा कहा गया? ये कहा गया केटी शाह के द्वारा। केटी शाह के द्वारा कहा गया कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है, जिस प्रकार आप पैसे के लिए मीन्स बैंक में चेक भजाते हो, उसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व जो है देश के विकास के लिए क्या है? एक चेक है, क्योंकि इसमें आसानी से संशोधन नहीं होगा। ओके, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है ये। तो ये हमारा मीन्स खाका तैयार किया गया है कि किस प्रकार से विकास किया जाना है। 9वां प्रश्न है, अच्छा यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने काफ़ी अच्छा कहा कि प्रश्न ऐसे आएगा, इनमें से कौन सा न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है? तो
तो नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार जो है न्यायालय में परिवर्तनीय है। ओके। 9वां प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? यह था 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बना दिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। यहाँ से एक फैक्ट और याद रखो, पूछ लेता है कभी कभी कि जिस टाइम 42वां संविधान संशोधन हुआ उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो जब मैंने कह दिया कौन थी तो क्या थी? इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी। लेकिन एक और संविधान संशोधन हुआ था 44वां, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1978 में। उस टाइम कौन था? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। इस सेंटेंस को फिर से रिपीट कर लेते हैं एक बार। एट फर्स्ट तो ये समझो कि नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार से अधिक प्रभावशाली किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बना? तो 42वां संविधान संशोधन। ओके, 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1976 में। और उस टाइम में प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। फिर 2 साल के बाद आता है आपका 44वां संविधान संशोधन। पढ़ेंगे आगे सब कुछ, पर अभी बस ये याद रखो कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। और उस टाइम में प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। हालांकि यहाँ अभी आपका आंसर ए है, 42वां संविधान संशोधन। आगे प्रश्न पे आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? ये कौन सा देता है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का प्रेरणा देता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। 11 नंबर प्रश्न है हमारा, संविधान में कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य दिया गया है। संविधान में जहाँ भी कल्याणकारी राज्य दिया गया है ना, तो आप ऐसे समझो कि ये सिनोनिम है नीति निर्देशक तत्व का। ओके, तो राज्य संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है नीति निर्देशक तत्व में, नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर सी। नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वाद योग नहीं है, वाद योग नहीं है, मीन्स इस पर कोई वाद विवाद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या है आपका सही है। नीति निर्देशक तत्व का, जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि नीति निर्देशक तत्व क्या है? न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो जब परिवर्तन होगा ही नहीं तो उस पर वाद विवाद करके क्या फ़ायदा, इसीलिए वो वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, मीन्स कितना संसाधन है उसके अकॉर्डिंग। जैसे एक होता है ना कि मान लो आप प्लानिंग करते हो कि मेरे पास अगर इतना रुपया आएगा तो हम ये सामान करेंगे, फिर उससे अधिक आएगा तो हम ये काम करेंगे। तो उसी प्रकार जो संविधान निर्माता है उन्होंने एक खाका तैयार कर दिया गया था कि जिस प्रकार से हमारे देश का प्रगति होगा उसके अकॉर्डिंग राज्य का विकास किया जाएगा। तो ये उपलब्ध संसाधनों पर डिपेंड करता है कैसे इसका यूज़ किया जाएगा। ओके, आगे प्रश्न पे देखो, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, इस दोनों में अंतर क्या है? तो मूल अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मीन्स ये वाद योग्य है जबकि ये वाद योग्य नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, पर यहाँ पे लिखा गया है वाद योग, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि न्यायालय में परिवर्तनीय है और न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है। ओके, मैं रिपीट कर देता हूं ताकि लंबे समय तक याद रहे। ओके, बोर्ड नहीं होना इसके लिए। 15वां प्रश्न है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया? तो वे दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। किसमें वर्णित है ये? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये सारे प्रश्न रिपीटेड आ रहे हैं, अब आपको रिवीजन में भी अच्छा होगा और डिफरेंट टाइप से पूछा जाता है, वही दिया गया है इसमें। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ जो मूल अधिकार है उसका हनन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। ये किसमें सन्निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की जा रही है, तो उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। मीन्स वो डिपेंड उसी पे किया गया है। जैसे मान लो अगर ये बात आ जाए कि हमारे देश में शिक्षा का विकास होगा,
तो वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारा राजस्व कितना बढ़ेगा, हॉस्पिटलिटी बढ़ना चाहिए तो वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारा राजस्व कितना बढ़ेगा, सरकार का कोष कितना बढ़ा है, तो वो सब किस पे है, नीति निर्देशक तत्व पे है। ओके, वो संसाधन पे डिपेंड करता है ये सब। आगे प्रश्न नंबर 19 नंबर, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, ये किसके अकॉर्डिंग, तो ये भी है नीति निर्देशक तत्व के अकॉर्डिंग, नीति निर्देशक तत्व के अकॉर्डिंग। ये चलो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि जब हम अनुच्छेद पढ़ रहे थे तो इसको हम बार बार रिपीट किए थे कि सामान्य वेतन और सामान्य काम का ये जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है। ओके, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है हालांकि कि ये नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। भारतीय संविधान के निम्नोत्तर भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पार्थक्य का प्रावधान है, मीन्स अलग करने का प्रावधान है, यह है नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्व में न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलग मीन्स कर दिया गया, पृथक कर दिया गया, यह है नीति निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है, ये सम्मिलित किया गया है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा या कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है, तो ये भी आपके नीति निर्देशक तत्व में आता है। नीति निर्देशक तत्व में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है, आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत हमको नीति निर्देशक तत्व देता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। 24वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का, फिर से रिपीट कर लो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, इसमें से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, तो निजी संपत्ति की समाप्ति, ये आपका जहाँ पे निजी संपत्ति आया है ना, ये क्या होता है आपका कानूनी अधिकार है। पहले हालांकि मूल अधिकार था, अब ये कानूनी अधिकार है और ये अब 300 के क में जोड़ दिया गया है, अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया है। तो कौन कौन सा नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति में प्रोत्साहन, 24 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये आपके मूल अधिकार में भी आता है। ओके, गौवध निषेध, ये सब आपका नीति निर्देशक तत्व में आता है। ओके, याद रखिएगा, जो नीति निर्देशक तत्व में आता है ये बाध्य नहीं है, ये डिपेंड करता है कि सरकार के पास रिसोर्स कैसा है, लेकिन जो मूल अधिकार मूल कर्तव्य में आ गया वो थोड़ा बाध्य हो जाता है। ओके, 25वें प्रश्न पे आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं है, तो वैज्ञानिक मनोभाव का विकास ये नहीं है, संविधान में ये नहीं लिखा गया है। ओके, जबकि पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने का, मीन्स अलग करने का, तो ये सब नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। यहाँ पे आपका आंसर ए होगा, जो कि हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। ओके, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है, तो इसमें शामिल है कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन जो है वो नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, लेकिन ये मूल अधिकार में नहीं है। ओके, जबकि दोनों में सेम क्या है, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन, धर्म की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, तो ये सब क्या है नीति निर्देशक तत्व में था। देखो होता क्या है कि नीति निर्देशक तत्व खाका तैयार किया गया है कि हमारा देश किस प्रकार से प्रगति करेगा। ओके, और जब लगेगा कि इसका टाइम आ गया है तो फिर उसको वो मूल अधिकार में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है, मतलब इसमें से किस होना चाहिए, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है, तो ये माना जाता है आपका ग्राम पंचायत की स्थापना। ग्राम पंचायत की स्थापना ये प्रायः समाजवादी माना जाता है। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में वह कौन सा सिद्धांत है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है, वो सिद्धांत कौन सा है, तो स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। जहाँ भी वैसे ग्राम पंचायत के संगठन की बात हो तो वहाँ से गांधी जी का नाम जुड़ ही जाता है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है, तो ये पूरे राज्य के लिए है, राज्य के लिए है। याद रखना, राज्य के अंतर्गत नागरिक समाज भी इंक्लूड हो गया। ओके, भारत के, क्योंकि अगर आप पढ़ो तो क्या लिखा गया है, राज्य के कल्याणकारी विकास के लिए, तो हमारा राज्य ही यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा। संघ पे टिक नहीं कर देना, क्योंकि सर राज्य से ही तो संघ बना है, ऐसा कभी गलती नहीं कर लेना। ओके, आंसर बी बनेगा। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, वो है आपके गोवा में।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता है, तो वह है आपके गोवा में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 14 वर्ष तक के बच्चे को, 14 वर्ष तक के बच्चे को। ये जोड़ा गया है 21 के क में, 21 के क में 83वां संविधान संशोधन था 2002 का। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। ओके, 32वां प्रश्न है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ये किस प्रकार भिन्न है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, मीन चेंजेबल नहीं है, जबकि मूल अधिकार क्या है, परिवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। इस सेंटेंस को याद रखो कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, कैसे भी घुमा घुमा के पूछ लेगा आपसे। 33वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई है? तो ये प्रश्न अभी पढ़े थे। 42वां संविधान संशोधन मैंने जिक्र भी किया था कि 1976 में हुआ था, और इस टाइम में प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी थी। ओके, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? ये किया गया आपका अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। अच्छा, मास्टर वीडियो आप लोग जरूर देखा करो, क्योंकि उसमें होता क्या है कि 4 से 5 घंटा अगर आप देख लेते हो ना, तो एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि पर डे ही आप देखो, क्योंकि किसी किसी दिन मूड होता है पढ़ने का, तो जिस दिन पढ़ने का मूड हो ना, दिमाग शांत हो ना, क्या करो, ईयरफोन लगा लो और आराम से पूरा उसको सुन लो। 4 से 5 घंटे का कुछ और भी काम करते रहो, पर उसको सुन लो। 3-4 बार सुनोगे तो याद ही हो जाएगा, और काफ़ी हेल्प करेगा आपको एग्जाम में वो। 35वां प्रश्न दिया गया है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? सामान्य न्याय और निःशुल्क मीन्स विधि मतलब हुआ वही कानूनी सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वह 39A में, 39A में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसको फिर से रिपीट कर लो। 39A में ये दिया गया है कि न्याय जो होगा सबको समान होगा, यहाँ पे ऊंच नीच नहीं देखा जाएगा, और जो सहायता है वो फ्री मिलेगा। ओके, वकील ये सब जो है आपको न्याय फ्री मिलेगा। ओके, आगे दिया गया, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का आदेश देता है? ये देता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश कौन सा अनुच्छेद देता है? तो आर्टिकल 40। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है, ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44। एक समान सिविल संहिता, ओके, मीन्स इक्वल पिनल कोड जो होता है, ये किया गया अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख है? मीन्स कार्यपालिका की शक्ति न्यायपालिका से अलग कर दी गई है, ये है आपके अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 50। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में है? तो यह अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान किया गया है? ये दिया गया है आर्टिकल 46, अनुच्छेद 46 के अंतर्गत जो भी दुर्बल वर्ग है उनको क्या होगा? शिक्षा संबंधी प्रावधान मीन शिक्षा मुफ्त में करवाया जाएगा। 41वां प्रश्न है हमारा, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ये रखा गया अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। 41वां प्रश्न भी है, आंसर भी आपका अनुच्छेद 41 ही है। तो ये काम करने का अधिकार जो है ये कौन सी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? एट फर्स्ट तो ये नीति निर्देशक तत्व में आता है, और ये अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है, जिसमें आप नरेगा ये सब देखते होंगे। तो ये अनुच्छेद 41 के अंतर्गत स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, मीन्स संविधान का अनुच्छेद, और यहाँ पे विषय दिया गया है। ओके, तो अनुच्छेद 40 जो है ये है आपका ग्राम पंचायत के गठन से, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन से। अनुच्छेद 41 अभी पढ़े थे, काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44 ये भी पढ़े थे, समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, इक्वल पिनल कोड जो मैंने कहा था। अनुच्छेद 48 ये थोड़ा नया है, ये कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का गठन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही था। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व में शामिल है?
इसमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है? तो यहाँ पे केवल ये नहीं शामिल है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध। ये बलात् श्रम जहाँ भी आएगा तो ये आपका मूल अधिकार में आता है। ओके, तो ये हमारे नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। जबकि दूसरा, मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर प्रतिषेध, मतलब ऐसे समझ लो कि जो ऐसा मादक पदार्थ जो हमारे शरीर को हेल्प करेगा उस पर प्रतिरोध लगाना है। ओके, तो ये हमारे नीति निर्देशक तत्व में है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? तो ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये तो बिल्कुल है। सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना या सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, तो ये भी हमारे संविधान में है, सॉरी नीति निर्देशक तत्व में है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का अभिवृद्धि करना, यह भी सही है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ऐसा नहीं है, हमारा देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। 45वां प्रश्न, यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? डी, ये गलत है। 45वां है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो ये सम्मिलित नहीं है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार ये आपको दिया गया है मूल अधिकार में, मूल अधिकार में। ओके, ये हालांकि RTI हुआ, ठीक ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसमें दिया गया क्या सब है? तो माध्य निषेध, सामान्य कार्य हेतु सामान्य वेतन और काम का अधिकार, ये सब नीति निर्देशक तत्व में है। आपका आंसर बनेगा डी, मीन सूचना का अधिकार नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। कमेंट बॉक्स में बताना आपकी RTI भारतीय संविधान में कब ऐड किया गया। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया था? तो सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, मीन्स एकल है ना वो, तो ये नहीं जोड़ा गया था। जबकि शोषण से युवाओं और बच्चों की सुरक्षा, ये जोड़ा गया। सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सलाह, ये जोड़ा गया था। और उद्योगों के प्रतिबंध में श्रमिकों की भागीदारी, ये तीनों 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के टाइम में जोड़ा गया। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये कहाँ पाया गया? तो नीति निर्देशक तत्व में, नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। हालांकि यहाँ पे ये भी दिया गया तो सी तो होगा ही, साथ ही प्रस्तावना में दिया गया है कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ली गई है, तो ये भी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाएगा। फिर से रिपीट कर लो, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है ये हमारे प्रस्तावना में भी है और नीति निर्देशक तत्व में भी है। अगर प्रस्तावना ऑप्शन में नहीं होता तब हम बस इसी पे टिक करते हैं। 48वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। जो प्रतिष्ठित राज्य मीन्स जो अच्छा स्टेट है, जो डेवलप कर गया है, तो उसमें ग्राम पंचायत का संगठन करना और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना। ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, मीन्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही है कि कुटीर उद्योग को भी प्रोत्साहन करना, छोटे छोटे उद्योग। हालांकि अब तो सरकार ने कर भी दिया है कि लघु उद्योग को विकास करने के लिए MSME जो आ रहा है, तो वो यही है कि धीरे धीरे हमारा क्या होगा, जो जो देश विकास करेगा तो वो उसमें इंक्लूड होता चला जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किया जा सकता है? ये हमारा है सभी, मीन समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिकतावादी। आंसर बनेगा डी, उपरोक्त सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठित राज्य की नीति के निर्देशित भाग्य में नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है इसमें? तो स्वयं विधि का संरक्षण मीन्स पर्सनल लॉ का संरक्षण नहीं है। जबकि सामान्य न्याय और निःशुल्क वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करना, ये सब हमारे नीति निर्देशक तत्व में है। ओके, थोड़ा क्वेश्चन भयावह करके दे दिया, पर समझना पड़ेगा आप लोगों को। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। टोटल 50 प्रश्न थे इसमें, वो मैंने कंप्लीट किया। आशा करते हैं कुछ सीखने का मौका मिला होगा। सेशन अगर अच्छा लगा जरूर लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।